नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज RTE 2009, NCF 2005 और मूल्यांकन से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? अपने पास ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो अपना सही जवाब होगा शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अपना अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रतिमान का उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है? किस प्रकार की प्रतिमान का उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है? तो इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक प्रतिमान का। ऑप्शन नंबर अपना 4 जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय अधिगम प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जो विद्यालय अधिगम प्रतिमान है उसके प्रतिपादक कौन है? अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें सही है जॉन करोल। जॉन करोल जो है वो विद्यालय अधिगम प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। अपना अगला प्रश्न है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? जो दलीय पद्धति है उस शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। दलीय जो पद्धति है, दलीय टीचिंग मेथड है, उसका जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम अमेरिका के अंदर हुआ था। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। इसमें समय पूछा है कि भाई जो माइक्रो टीचिंग है उसका समय कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 5 से 10 मिनट। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं उनको एक खोज के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, वह विधि कौन सी है? उस विधि का नाम बताना है। तो उसका सही जवाब है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि है जिसका प्रतिपादक है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि का प्रतिपादन किया था, ह्यूरिस्टिक विधि। इसका दूसरा नाम खोज विधि भी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर कौन सा है? जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका सबसे लास्ट वाला जो स्तर है वो कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और ज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा मूल्यांकन। यानी ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्तर है वो है मूल्यांकन। अपना अगला प्रश्न है, RTE 2009 की किस धारा में विद्यालय के मान व मानकों का वर्णन किया गया है? यानी कि RTE 2009 की जो धारा है वो कौन सी धारा है जिसमें विद्यालय के मानकों का वर्णन किया गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है, धारा 17, 18, 19 और 20। इसका सही जवाब होगा धारा 19। 19 के अंदर जो है RTE के 2009 की धारा में जो विद्यालय के मानक है, मान और मानक है, उनका वर्णन किया गया है। इसमें दोस्तों नीचे कुछ फैक्ट मैंने डाले हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बार देख लेना कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 45 घंटे हैं तैयारी सहित, और एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण दिवस हैं 200 घंटे। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे 800 तैयारी सहित हैं, 800 घंटे हैं तैयारी के सहित। आगे हैं, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे 48 तैयारी सहित हैं, और एक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक वर्ष में शिक्षण दिवस हैं 220। प्राथमिक विद्यालय में तो है शिक्षण दिवस 200, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसमें है 220। और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शिक्षण घंटे 1000 घंटे प्लस इसमें तैयारी भी शामिल है, यानी कि तैयारी सहित 1000 घंटे हैं, और प्राथमिक विद्यालय में है 800 घंटे तैयारी सहित। अपना अगला प्रश्न है,
शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, इसमें लक्ष्य एवं उद्देश्य भी है, उद्देश्य एवं संरचना भी है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन भी है। तो अपना सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। अपना अगला प्रश्न है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी के अध्यक्ष कौन होता है। जो अपने स्कूल में एसएमसी कमेटी होती है, जिसकी मीटिंग होती है हर महीने की अमावस्या को, तो उसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। तो इसका सही जवाब होता है अभिभावक। अभिभावक ही अध्यक्ष होता है एसएमसी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। कठोर शिल्प उपागम जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, औद्योगिक, इंजीनियरिंग, अनुदेशन और चौथा है व्यावसायिक। तो इसका सही जवाब होगा इंजीनियरिंग। जो कठोर शिल्प उपागम होता है वो इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है। जो बीएस ब्लूम है उसने मूल्यांकन को क्या माना है, यानी किस प्रकार से माना है। एक मुखी माना है, द्विमुखी माना है, त्रिमुखी माना है या फिर 4 मुखी माना है। तो इसका सही जवाब होगा त्रिमुखी। बीएस ब्लूम जो है उसने मूल्यांकन को त्रिमुखी माना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है। यानी कि अपने भारत में सामाजिक विज्ञान के लिए को पढ़ाने के लिए जो पाठ्य योजना बनाते हैं वो किस आधार पर बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के आधार पर। जो हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली है उस प्रणाली के आधार पर हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं। अपना अगला प्रश्न है, अध्यापन के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पत्राचार या अच्छे वस्त्र। तो इसका सही जवाब होगा अनौपचारिक शिक्षा। जो अनौपचारिक शिक्षा है वही व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। जो प्रयोगशाला विधि है उस विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बेदल व मैने। बेदल और मैने ने प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एक उत्प्रेरक के रूप में। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है उसके अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है वो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा है। वार्षिक परीक्षा, दैनिक गतिविधियाँ, अर्धवार्षिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दैनिक गतिविधियाँ। यानी प्रत्येक अध्याय पूर्ण होने के बाद में दैनिक गतिविधियों के माध्यम से उसका जो आकलन है वो हमको करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। जो भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कैसे बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य के लिए, बाल केंद्रित या फिर सृजनशील। तो इसका सही जवाब है सृजनशील बालकों के लिए भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराएं। यानी कौन सा अनुच्छेद है अपने संविधान में जिसमें यह बताया गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराएं, ये माता पिता का कर्तव्य है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A। 51A में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराएं, ये माता पिता का कर्तव्य बनता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ। शिक्षा का अधिकार RTE कब लागू हुआ था? 2009 में। अगला प्रश्न है,
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा टीचर जो होता है वो विद्यार्थी के मध्य किसको बढ़ावा देता है? अपने पास विकल्प है। क्या वो प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर तटस्थ भावना को? तो इसका सही जवाब होगा सहयोग की भावना को। जो एक अच्छा टीचर होता है वो विद्यार्थी में सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, जो टीचर होता है उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा सहित का, या अध्यापन विषय व बाल मनोविज्ञान का? तो इसका सही जवाब होगा अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का एक टीचर को ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? यानी कि एक बच्चे के जो अभिभावक हैं वो आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप उस पर क्या अपेक्षा रखेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? तो इसका सही जवाब है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में शांति बनाए रखना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना, या एक अच्छा वक्ता होना? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। यही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? यानी कि एक अत्यंत सक्रिय बालक है उसको आप सही मार्ग पर किस प्रकार से लाएंगे? उसका सही जवाब है उसे श्यामपट्ट पर साफ काम करने का उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो श्यामपट्ट का कार्य देने के उसे सही दिशा में हम ला सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। जो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें अशाब्दिक यानी कि शब्दों के माध्यम से नहीं, केवल सांकेतिक माध्यम से ही संप्रेषण के तरीके कौन कौन से हैं? तो इसमें है मुख्य हाव भाव, यह भी अशाब्दिक के अंतर्गत आता है, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा और सभी। तो इसका सही जवाब है सभी, यानी कि मुख्य हाव भाव के द्वारा, शारीरिक भाषा के द्वारा और सांकेतिक भाषा के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, शिक्षा के 4 स्तंभों की चर्चा निम्न में से किसमें की गई है? जो अपनी शिक्षा के 4 स्तंभ हैं उनकी चर्चा किसमें की गई है? तो इसका सही जवाब होगा कोठारी आयोग के अंतर्गत, कोठारी आयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण में सुधार नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल असत्य है कि शिक्षण में सुधार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा तो वह सबसे पहले क्या करेगा? कक्षा में अनुशासन लागू करेगा, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा, छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, या जितना जल्दी संभव हो अध्याय पढ़ने का प्रारंभ करेगा? तो इसका सही जवाब होगा छात्रों को घनिष्ठता के बारे में, यानी कि छात्रों के साथ अपनी जो घनिष्ठता है उसको स्थापित करेगा। सबसे पहले जो नया शिक्षक होता है वह यही कार्य करता है, जो कक्षा में छात्र होते हैं उनसे मित्रता का भाव प्रकट करता है, उनसे मित्रता करता है और उनसे घनिष्ठता के साथ संबंध स्थापित करता है। ये एक नया शिक्षक होता है उसका शुरुआती कार्य है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत करें। तो आज का अपना अंतिम और लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप को सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी
प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है? इस प्रश्न को एक बार आप स्वयं पढ़ लें। तो इसका सही जवाब होगा सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारिता।